पीएम नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर की घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुमराह बच्चे हैं जिन्हें सही राह दिखाने का समय है और वह उन्हें माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुई घटना को दुनिया ने देखा है और ऐसी भाषा सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने युवाओं से बेहतर भविष्य के लिए काम करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लाम इलाके में आतंकियों ने 2 बाहरी श्रमिकों पर फायरिंग कर दी है। हमले में छत्तीसगढ़ निवासी दीपक की मौत हो गई है, जबकि भूपेंद्र कुमार घायल हो गए हैं। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों की 3000 से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1,44,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जाएंगी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पूर्णा, अंबिका और कावेरी जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बीच अरावली में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। लाहौल की 14 पंचायतों के साथ साथ पांगी आने वाले लोगों के लिए खुशी की खबर है। जाह लमा नाले पर बने नए बैली ब्रिज का उपायुक्त किरण भाना ने रिबन काट कर लोकार्पण कर दिया है। इस पुल को बनाने में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। अभी इस पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है। बाद में इस पर भारी वाहन भी चलने शुरू हो जाएंगे। इस पुल के चालू होने के बाद फिर लोगों को लंबे जाम से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज के लिए यानी कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। लगातार बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में बारिश जारी रह सकती है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरे यात्रा मार्ग पर जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामबन, पहलगाम, बालटाल दोनों मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 9वां दिन भारत के लिए यादगार रहा। जूडो में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने कनाडा की हैडी क्वाच को हराया है। तो वहीं पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को मात दी है। हर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि यामिनी गोल्ड मेडल से चूकने
को लेकर थोड़ी निराश नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी सेकंड तक जीत की उम्मीद थी, वह लगातार आक्रामक खेल रही थी। यामिनी ने अपनी हार की वजह नेगेटिव खेल से मिले पेनल्टी पॉइंट्स को बताया है। उन्होंने कहा कि यह मेडल उनके देश और परिवार को समर्पित है, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। अब उनकी नजर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर होगी। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, तो वहीं यशवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। पुरुषों की जैवलिन थ्रो फाइनल स्पर्धा में दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और पोडियम पर जगह बनाई। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के साथ भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। यशवीर सिंह की जीत ने भी भारतीय एथलेटिक्स को मजबूती दी है। देश भर से दोनों खिलाड़ियों को बधाइयां मिल रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और ईरान के रुख से भारतीय विदेश मंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने क्षेत्र में अस्थिरता के कारणों पर अपनी बात रखी है, तो वहीं एस जयशंकर ने क्षेत्रीय हालात और उसके अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की है। ईरान की सेना ने कुवैत स्थित अमेरिकी अहमद अल जावेर एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है। ईरानी सेना के मुताबिक यह कार्रवाई हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार हमले में एयरबेस के हैंगर, सैटेलाइट और संचार प्रणाली और उपकरणों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस दावे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केशम द्वीप के रिहायशी इलाकों पर हुए कथित अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। गालिबाफ ने बताया है कि अमेरिका को बेगुनाह लोगों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका युद्ध में मिली हार का बदला आम नागरिकों को निशाना बनाकर ले रहा है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि उसने ईरान में IRGC के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन केंद्रों समेत तटीय रक्षा स्थलों पर हमले किए हैं। मोरक्को की सीमा से स्पेन के सेउटा में हजारों प्रवासी घुस आए हैं। प्रवासियों ने बॉर्डर की बाड़ तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर लिया है, जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। अब स्पेन ने इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। इस घटना के बाद सेउटा में घुसपैठ की घटना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल अपने पंजाब दौरे पर हैं। आज वे पटियाला शहरी और पटियाला रूरल के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे संगरूर पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग की ओर से मलोट में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने महिलाओं को अलग अलग कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों की जानकारी दी। इस दौरान पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर और पंजाब पुलिस की AIG अवनीत कौर सिद्धू ने भी महिलाओं को जागरूक रहने तथा अपने अधिकारों का सही उपयोग करने का संदेश दिया। जालंधर में 3 स्टार कॉलोनी स्थित आदर्श एंटरप्राइजेस केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में लपटें पूरी फैक्ट्री में फैल गईं और काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा। फैक्ट्री के भीतर रखे केमिकल के कारण 3 तेज धमाके भी हुए, जिसके आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
फायर अधिकारी राजेंद्र कुमार सोहता ने बताया है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और मातृशक्ति के सम्मान के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास का अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि देश उनकी वीरता, त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। यमुनानगर में अमृतसर से आए सोने के व्यापारियों से हथियारों की नोक पर अपराधियों ने लाखों रुपए के सोने के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दोनों व्यापारी भामबोल पहुंचे थे, जहां एक गाड़ी ने पहले व्यापारियों की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके बाद हथियार से व्यापारियों पर हमला कर सोने से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र सब्जी मंडी में आड़ती पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आड़ती पर हमला कर 1,15,000 रुपए की लूट की थी और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। पंचकूला में निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण करने पहुंचे जेई ललित कुमार पर बिल्डिंग मालिक ने जानलेवा हमला कर दिया है। पूरी घटना कालका शिमला हाईवे पर विश्वकर्मा मोहल्ले की है, जहां नक्शा और जरूरी कागज न दिखाने पर जेई ने निर्माण को रोकने के लिए कहा तो बिल्डिंग मालिक ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद मजदूरों की मदद से किसी तरह से ललित कुमार अपनी जान बचाकर भागे और थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्टेशन पर खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के स्टेशन परिसर के बाहर खाना सप्लाई नहीं कर सकेगा। साथ ही अधिकृत वेंडर्स को एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने या खराब गुणवत्ता का सामान बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रेलवे के अनुसार यदि किसी वेंडर के खिलाफ 3 शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यात्रियों से भी अनियमितता मिलने पर तुरंत शिकायत करने की अपील की गई है। पलवल के फुलवाड़ी गांव में एक सरपंच को उसके परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। सरपंच राहुल का आरोप है कि फोन पर उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर धमकाया गया है, जिसके बाद से उसका परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। सरपंच का आरोप है कि पुलिस को धमकी की रिकॉर्डिंग दी गई, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी अब नए स्वरूप में जारी किया जाएगा। आज से कागजी आरसी की जगह चिप और क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट आरसी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक नई स्मार्ट आरसी अधिक सुरक्षित होगी और इसमें दर्ज जानकारी को आसानी से डिजिटल माध्यम से सत्यापित किया जा सकेगा। क्यूआर कोड स्कैन कर वाहन से जुड़ी जरूरी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि यूपी आईटीएस ग्लोबल ब्रांडिंग का मंच बनेगा और इसकी थीम यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स होगी। वाराणसी पुलिस ने बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 21 महिलाओं समेत कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई साइबर क्राइम सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह शेयर बाजार, व्यापार और निवेश में रुचि रखने वाले लोगों के आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें जाल में फंसाकर जालसाजी की वारदात को अंजाम दिया करते थे।
बीती 26 जुलाई को मसूरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी को गाजियाबाद पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या में मृतक के सगे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में ट्रैक्टर के लालच में अपने भाई की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद वो आरोपी सुखवीर तक पहुंची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावस्ती में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33,85,000 रुपए की कथित अवैध संपत्ति कुर्क की है। कोर्ट के आदेश पर करीब 28 लाख रुपए के मूल्य के वाहनों को जब्त किया गया है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खाते में जमा 5,85,000 रुपए की धनराशि भी फ्रीज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित होने के आरोप में जब्त की गई है।